Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this Indian Polity class number 1, we are going to start fundamental rights. If you are new, kindly join Telegram. Telegram name is Pinnacle Study Group. इसका लिंक है PSGIS और इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. Okay, so let's start with the fundamental rights. You know, fundamental rights are enshrined in the part 3 of our constitution from the article number 12 to 35. You know, हमारे इंडिया के संविधान में 22 पार्ट्स हैं, बट इसको अगर हम काउंट करें तो देयर आर 25 पार्ट्स. और इसमें इंडिया में आर्टिकल नंबर 395 आर्टिकल्स हैं, बट इफ़ वी काउंट देन वी हैव मोर देन 450 आर्टिकल्स. आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, एंड फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में गिवन है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 में है सिटीजनशिप और पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 12 टू आर्टिकल नंबर 35. यू नो, अगर उसके आगे फर्दर बात करें तो इन दिस रिगार्ड द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. देखिए, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स आए हुए हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिए गए हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स में उसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स. ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में उसको कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ने फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो किए थे. एंड द सम ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड फीचर्स आर बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन. एंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. फंडामेंटल राइट्स को हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं. यू नो, मैग्ना कार्टा तो एक बहुत बड़ा कानून है, 1215 में इंग्लैंड में इनिशिएट किया गया था. वी विल डिस्कस इज लेटर, बट मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट, और ये आर्टिकल नंबर 12 टू 35 इन द पार्ट 3. अब हम बात करते हैं मैग्ना कार्टा के बारे में. यू नो, द ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज, आज़ादी का ग्रेट चार्टर विच इज कॉमनली नोन एज अ मैग्ना कार्टा. मैग्ना मतलब ग्रेट वर्क, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट चार्टर, is a charter of rights agreed to by King John of England at Runnymede near Windsor at the 15 of June 1215. तो 1215 के 15 जून को ये चार्टर्स असाइन किया गया था. इट्स अ ग्रेट चार्टर ऑफ द लिबर्टीज कॉमनली नोन एज अ मैग्ना कार्टा. इट्स अ चार्टर ऑफ राइट्स एग्रीड बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड at Runnymede near Winston on 15th June 1215. And Magna Carta, you know, it was first drafted by the Archbishop of the Canterbury to make peace between unpopular king and the group of the rebel barons. You know, unpopular king and the rebel barons, इसके बीच एक पीस के लिए ये फर्स्ट ड्राफ्ट किया गया था बाय द आर्क बिशप ऑफ द कैंटरबरी. इट प्रोमिस द प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट्स. इसमें क्या था? प्रोटेक्शन ऑफ द चर्च राइट्स, protection for the barons from illegal imprisonment, access to swift justice, and a limitation on the feudal payment to the crown to be implemented through a council of the 25 barons. And neither side stood behind their commitment, and the charter was annulled by the Pope Innocent III and leading to the first Baron War. Okay, तो यहाँ से इनिशिएट हुआ था मैग्ना कार्टा का वर्क. यू नो, हमने यहाँ पर अभी बात की है कि फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, और ये पार्ट 3 में गिवन है, और आर्टिकल नंबर 12 टू 35, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स से जो लिए गए हैं उसको कहते हैं बिल ऑफ राइट्स. और मैग्ना कार्टा मैंने बता दिया कि मैग्ना कार्टा बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड एट रनीमेड 15 जून 1215 को इसको ड्राफ्ट किया गया था, और ड्राफ्टेड बाय द कैंटरबरी के आर्क बिशप. और वहाँ पर क्या था कि एक किंग था और रेबल बैरन से उनके बीच पीस की बात चल रही थी, और उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन देने की बात चली थी. प्रोटेक्शन ऑफ द चर्च राइट्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम द बैरल फ्रॉम द इलीगल इम्प्रिजनमेंट, एक्सेस टू द स्विफ्ट जस्टिस, लिमिटेशन ऑन द फ्यूडल पेमेंट टू द क्राउन एंड इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ काउंसिल. बट ये यहाँ पर कोई भी दोनों पार्टीज फाइनली कमिटेड नहीं हो पाई, और चार्टर को पोप इनोसेंट III ने एनल कर दिया, जिससे फर्स्ट बैरन वॉर होती है. तो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत हुई है मैग्ना कार्टा 1215. बट बस हमने 1215 के बारे में थोड़ा सा याद रखना है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स. ओके, इन द फ्यूचर वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट 12 आर्टिकल 13 14 15, बट इन द फर्स्ट 2 वीडियोस we will discuss about just basics about the fundamental rights.
यू नो फंडामेंटल राइट्स आर द जस्टिसेबल। जस्टिसेबल का मतलब होता है अगर किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, ही एंड शी गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। इट्स अ लॉ पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। इफ द फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड तो ही एंड शी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल नंबर 32 यूज होता है एंड हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल नंबर 226 का यूज किया जाता है। एंड फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसको संविधान के द्वारा गारंटी किया हुआ है एंड टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स संविधान में गारंटेड है कि फंडामेंटल राइट्स विल नॉट बी वायलेटेड टू द एनी पर्सन एंड द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो बिकॉज दे आर गारंटेड एंड द प्रोटेक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फंडामेंटल राइट्स। इसी को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज वाई दे कॉल फंडामेंटल, बिकॉज इसको संविधान के द्वारा गारंटेड मिली हुई है और प्रोटेक्शन मिली हुई है, विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम यहाँ पर इंडिया में जन्म भी लेते हैं तो हमें फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं। So they are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development, that is material, intellectual, moral and spiritual of the individual. So that's why we called it a fundamental, because यहाँ से हमें materialistic nature, intellectual nature, moral and the spiritual essential इसकी मिलती हैं। अब हम फर्दर बात करते हैं मोतीलाल नेहरू, द फादर ऑफ अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी की कमेटी बनी थी 1928 में। ही हैज़ डिमांडेड अ बिल ऑफ राइट्स एज फार एज इन 1928। मोतीलाल नेहरू जी जो 1928 आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, तो 1928 में इन्होंने बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी अपने सेशंस में। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट विल बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। And these rights are so important that constitution has separately listed them and made special provision for their protection. That's why ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 पार्ट नंबर 3 में सबसे ऊपर है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन itself ensure that they are not violated by the government। और संविधान में स्पेशली मेंशन किया गया हुआ है कि ये किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर द स्टेट गवर्नमेंट, इसको वायलेट नहीं किया जाएगा। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। प्लीज़ यहाँ पर आपने वर्ड याद रखना है, जो फंडामेंटल राइट है उससे हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मिलती है। ओके, प्रमोटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दे प्रिवेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड द डेस्पोटिक रूल इन इंडिया एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज फ्रीडम ऑफ पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन बाय द स्टेट। एक तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हमें यहाँ पर प्रमोट होती है, साथ में ये हमें अथॉरिटेरियन डेस्पोटिक रूलर से भी बचाता है। एंड दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑफ द टायरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द आर्बिट्ररी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाए, सॉरी लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई भी कानून बना दिया जाए और एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, तो यहाँ पर इनके ऊपर ये लिमिटेशन है। तो दे ऑपरेट एज अ लिमिटेशन ऑन द टायरानी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी ऑफ द लेजिस्लेचर। इन शॉर्ट दे एम इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कानून के द्वारा सरकार बनी है, किसी आदमी की सरकार नहीं बनी हुई। तो ये हमें स्पेसिफाई करते हैं फंडामेंटल राइट्स। ओके, आगे बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स अलग है और ऑर्डिनरी राइट अलग है। अब इसमें डिफरेंस, और हमारा जो आज का टॉपिक है और हमारी अगली वीडियोस होंगी वो सारी फंडामेंटल राइट्स पे होंगी। यू नो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जितने भी ऑर्डिनरी लीगल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्शन और एनफोर्समेंट मिलती है ऑर्डिनरी लॉ से। बट फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जितने भी ऑर्डिनरी राइट्स हैं उसके लिए अलग से कानून है, उसके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं। बट फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन और गारंटेड देने वाला है हमारा खुद का संविधान। सो ऑर्डिनरी राइट में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस। ऑर्डिनरी प्रोसेस क्या होता है? सिंपल मेजॉरिटी। बट फंडामेंटल राइट्स में नॉट बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, में ओनली बी चेंज बाय द अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर फंडामेंटल राइट को चेंज करना है तो इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ओनली मेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये है ऑर्डिनरी लॉ और फंडामेंटल राइट में डिफरेंस। फंडामेंटल राइट्स एक सिंपली किसी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं और इसको अमेंड करने के लिए सिंपली मेजॉरिटी चाहिए, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए पूरा संविधान अमेंड करना पड़ेगा। आई मीन टू से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 में, उसमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं स्पेशल मेजॉरिटी विद 50% स्टेट कंसेंट। तो ये होता है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने के लिए। जुडिशरी हैज़ अ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स।
क्योंकि जुडिशरी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226 के थ्रू हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स बाय द वायलेशन ऑफ एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कि कोई भी सरकार वे द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट द वायलेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, and executive as well as the legislative action can be declared illegal by the judiciary, which is called the judicial review. ठीक है, इन फ्यूचर वी विल डिस्कस अबाउट द जुडिशियल रिव्यू। इसमें जुडिशरी क्या करती है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के एक्शंस को इलीगल डिक्लेयर कर देती है इफ दीज एक्शंस वायलेट द फंडामेंटल राइट्स और रिस्ट्रिक्ट देम इन अनरीजनेबल मैनर। सो दिस इज द एग्जैक्टली द डिफरेंसेस। नेक्स्ट, एंड ओरिजिनली जब हमारा संविधान बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उससे पहले 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था, पर एनफोर्सेबल 1950 को था। तो ओरिजिनली वी हैव अ 7 फंडामेंटल राइट्स, बट राइट नाउ वी हैव अ 6 फंडामेंटल राइट्स। 7 कौन कौन से थे? राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। देखिए अभी मैंने बात की आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है, पर आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 में डेफिनेशंस है, और आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 32 तक फंडामेंटल राइट्स गिवन है। तो राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल 18। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल नंबर 19 टू आर्टिकल नंबर 22, ये सेकंड राइट हो गया। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विच इज आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। उसके बाद आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, विच इज आर्टिकल नंबर 25 टू आर्टिकल नंबर 28। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, विच इज आर्टिकल नंबर 29 टू आर्टिकल नंबर 30। इसके बाद आर्टिकल नंबर आर्टिकल नंबर 31, दैट इज अ राइट टू प्रॉपर्टी, विच इज 6 राइट टू प्रॉपर्टी। और ये अब आर्टिकल 31 और 6 राइट अब ये इनवैलिड है, इसको कर्टेल कर दिया गया हुआ है। तो तभी हमारे पास आज 7 की बजाय 6 फंडामेंटल राइट्स है, बिकॉज इन द प्रीवियस वी हैव 7 and -1 we have 6 fundamental rights, and the 7th right to constitutional remedy, which is article number 32. ओके, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 18। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 टू 28। Cultural and educational right, article number 29 and article number 30. Right to property, which is not fundamental right now, and right to constitutional remedy, which is article number 32. Okay, इसमें 5 तरह की रिट्स आती हैं, we will discuss later कि 5 रिट्स कौन कौन सी होती हैं। And however, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment 1978. मोरारजी देसाई जनता गवर्नमेंट 44th अमेंडमेंट हुई थी, और 44th अमेंडमेंट 1978 में फंडामेंटल राइट, जो एक फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको डिलीट कर दिया गया था। नाउ इट इज़ अ लीगल राइट। अब आर्टिकल नंबर 300A इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले इसका आर्टिकल नंबर था 31, अब आर्टिकल नंबर है 300A। पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट नाउ इट्स अ लीगल राइट। ओके, और ये 44th अमेंडमेंट से ये प्रोसेस हुआ है। सो एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, यहाँ पर हमने देख लिया, तो 6 आप कंसीडर कर नहीं मत करो, तो 6 हो गया डिलीट, एंड राइट नाउ 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये था 44th अमेंडमेंट, जिससे आर्टिकल आपका एक डिलीट किया गया हुआ है। तो ये था हमारा क्लास नंबर 1 इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने बात की है फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी राइट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और what is Magna Carta. Okay, so this is for today in this video. Thank you and take care.